की है। प्रतीक मात्र 38 साल के थे, अपनी फिटनेस का काफ़ी ख्याल रखते थे, जिसकी वजह से उनकी मौत की खबर ने सबको हैरान कर दिया। इसके साथ ही बहुत सारे लोग प्रतीक की मौत पर संदेह भी जाहिर कर रहे हैं। इस बीच प्रतीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हुई है। इसके अलावा उनके शरीर पर 6 निशान भी पाए गए हैं, जिसके बाद लोगों का शक और भी गहराता जा रहा है। बता दें कि प्रतीक का अंतिम संस्कार कल किया जाएगा लखनऊ में ही, उनके घर पर, उनके आवास पर इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेताओं का, भाजपा के नेताओं का तांता लगा हुआ है। चूंकि प्रतीक का पूरा परिवार सपा से जुड़ा हुआ है, उनके बड़े भाई अखिलेश यादव सपा के प्रमुख हैं और उनकी जो पत्नी है अपर्णा यादव, जो उनकी मौत की वक्त असम में मौजूद थी, हेमंता विश्व शर्मा के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंची हुई थी, वो भाजपा की नेता हैं। दोनों पार्टियों से प्रतीक का जुड़ाव था। इसी वजह से इस खबर ने दोनों पार्टियों के नेताओं को एक तरह से झकझोर दिया, हैरान कर दिया। तो प्रतीक की मौत पर ही आज हम बात करने वाले हैं। क्या वजह रही, उनके निजी जीवन में जिस तरह की कला की खबरें बार बार आती थीं, कई बार उनके वीडियो वायरल हुए जिसमें वो तलाक की बातें कर रहे थे, अपर्णा से अपने रिश्तों में खराबी आने की बातें भी कर रहे थे, उन सब चीजों पर बात करेंगे। यादव परिवार यानी सैफई का जो यादव परिवार है, सपा प्रमुख का परिवार है, उस परिवार की कैसी परिस्थितियां रही हैं, उनके साथ प्रतीक के रिश्ते कैसे थे, इस पर भी बात करेंगे। और तर्कश में हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए शिवेन जी हमारे साथ स्टूडियो से ही ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा दिव्यांश रस्तोगी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वन इंडिया के ही हमारे सहयोगी हैं वो। इसके साथ ही डॉक्टर राहुल भार्गव जी भी हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं इस बातचीत में, वो डायरेक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के। इसके अलावा पंकज मिश्रा हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, वो लखनऊ से जुड़ेंगे, वन इंडिया में ही हमारे सहयोगी हैं वो भी। सबसे पहले शिवेन जी आपसे शुरुआत करेंगे। आप इस मौत को जो अचानक हुई है एक तरह से, जिसने सबको झकझोरा है, हैरान किया है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? आपके पास क्या अपडेट है? वैभव, इस मौत को जिस तरीके से, सबसे पहली बात, जब कोई भी उम्र बहुत कम होती है, 38 साल की उम्र में जिस तरह से प्रतीक यादव की मौत हुई और जिस तरह से वो सेहतमंद दिखते थे और अपनी फिटनेस को लेके बड़ा ज़बरदस्त उनका एक तरीके से लगाव था, सतर्क थे। तो ऐसी स्थिति में जब उनकी मौत होती है तो सबसे पहला आश्चर्यचकित होना लाज़मी है कि आखिर मौत हुई क्यों? लेकिन जिस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और जिस तरह से बताया कि उनके फेफड़े में किसी तरह का इन्फेक्शन था, किसी तरह की दिक्कत थी, कोई थक्का जमा हुआ था, ये बात आई और उससे पहले करीब 1 सप्ताह पहले वो वहाँ पर वेदांता अस्पताल में इलाज भी करा रहे थे। ये सारी चीज़ें आती हैं, उसके बाद घटनाक्रम ये होता है कि जो पता लगा है हमें वहाँ से अपने रिपोर्टर और दूसरे तमाम स्रोतों के द्वारा, उससे ये पता लगता है कि सुबह 5 बजे के आसपास एक उनका जो ड्राइवर है वो अस्पताल जाता है, सिविल अस्पताल जाता है और जब वहाँ जाता है तो वहाँ के ईएमओ खुद जाते हैं इनके घर पर और देखते हैं। उसके बाद उन्हें लाते हैं तो उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। उस समय उन्होंने बताया कि उन पे शरीर पे चोटों के निशान थे। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो इन चोटों के निशान के बारे में उसमें बहुत स्पष्ट नहीं होता है, चोटों के निशान की बात नहीं होती है। उसे एक बताता है कि फेफड़े में थक्के की वजह से ऑक्सीजन की कमी हुई, उसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ और उनकी मौत हो गई। ये चीज़ें असल में दोनों अलग बातें आती हैं। फिर आती है बात दूसरी ये कि जब पारिवारिक लोगों के बयान आते हैं, इसमें जो ख़ास तौर से अखिलेश यादव का बयान इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये कहते हैं कि 2 महीने पहले वो मिला था। मैं इस बयान को बहुत महत्वपूर्ण मान रहा हूँ और मैंने उनसे कहा था कि अपना देखभाल रखो, अपना सेहत का ख़्याल रखो। उन्होंने साथ-साथ ये भी कहा है कि वो अपने व्यवसाय को लेके चिंतित थे, व्यवसाय में कुछ ऊँच-नीच चल रही थी। ये बात अलग है, बिल्कुल जो प्रतीक यादव का एक मामला स्थानीय ही एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ था, जिसने उनसे कई सौ करोड़ का उनसे पैसा अपने व्यापार में लगवा लिया था और प्रतीक यादव के साथ एक फ्रॉड हुआ था। उस मामले को चिंतित ज़रूर थे, लेकिन जिस तरीके से मौत उसको उससे जोड़ना, जब अखिलेश यादव ये कहते हैं, तो ये शक पैदा होता है कि मौत ये नेचुरल थी या नहीं थी। चोटों के निशान और इस तरह की बातों को जोड़ना और अपनी पत्नी से तल्खी को उसमें जोड़ना, उस अवसाद से जोड़ना, तो मौत को जो कि नॉर्मल प्राकृतिक मौत की तरह या फिर हेल्थ इश्यू की तरह मौत की वजह से मौत को मानने में थोड़ा गले उतरना मुश्किल होता है और इतने बड़े परिवार से, राजनीतिक परिवार से हैं, जिसमें इसकी गहरी जाँच की आवश्यकता मुझे लगती है। बिल्कुल, शिवेन जी हुँ। हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव जी जुड़ चुके हैं, वो फोर्टिस हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर राहुल के पास चलते हैं।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में अपने दर्शकों को हम बता दें, जिसके बारे में अभी आप बता रहे थे। डॉक्टरों का कहना है कि फेफड़ों में बड़ी मात्रा में खून के थक्के जम गए थे। इसी वजह से हार्ट और फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे मौत हुई है प्रतीक की। हार्ट और फेफड़ों में मिले खून के थक्कों के नमूनों को आगे जांच के लिए सुरक्षित रख भी लिया गया है। यानी अभी जांच और होगी और उसके बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि आखिर असली वजह क्या थी। बाबा, पोस्टमार्टम निश्चित तौर पे पोस्टमार्टम के प्राथमिक जो चीज़ें आती हैं वो हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, उनसे हम बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। जो मेरी जानकारी है और जितना मैंने देखा है, उसमें कुछ फिजिकल जो चोट लगती है उनको देख सकते हैं डॉक्टर, कुछ चीज़ें देख सकते हैं। बाकी चीज़ें जो बिसरा रिपोर्ट से दूसरी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ समय बाद आती है। मेरा मानना ये है कि हम इस, चूँकि आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, सीधा-सा सारी चीज़, कोई भी रहस्य को हम जब देखते हैं, ख़ास तौर से किसी की मृत्यु से जुड़े, तो पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है वो सबसे महत्वपूर्ण उसका पहलू होता है, और उसके लिए हमें डॉक्टर भार्गव की तरह चलना चाहिए। डॉक्टर भार्गव से मेरा सवाल, अगर डॉक्टर भार्गव आप सुन पा रहे हैं हमें? यस, प्लीज बताइए। नमस्कार डॉक्टर भार्गव। नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया में। अगर क्या आपने अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में कुछ आपको जानकारी मिल पाई है? उस रिपोर्ट को हम कितना माने कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो अभी तक आई है वो एक पूरी रिपोर्ट का कितना हिस्सा होती है, कितना हम उसे जान पाते हैं, इसको हमें समझना बेहद जरूरी है आपसे। देखिए, धन्यवाद मेरे को अपने शो पे रखने के लिए। एक सिंपल सी बात है, जितनी इंफॉर्मेशन अभी पब्लिक डोमेन में है, दो चीजों को अलग अलग करके बात चलेंगे कि शरीर पे नीले निशान मिले, पहली चीज। बिल्कुल। दूसरी चीज, नाखून जो थे वो नीले थे, और जो डेथ का कारण बताया गया वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म बताया गया। पल्मोनरी एम्बोलिज्म को थोड़ा 30 सेकंड में हम समझते हैं कि क्या हुआ होगा। किसी को भी अगर हार्ट में, लंग से खून होके जाता है हार्ट की तरफ, प्यूरिफाई होके लंग से, अगर किसी के हार्ट में या लंग में अगर खून का थक्का जम जाए, जो नलियां हैं खून की, जो ब्लड का सप्लाई हार्ट को लेके जा रही हैं, तो आप समझिए हार्ट को खून नहीं मिल पाता। एक खून आगे पंप कर रहा है हार्ट, पीछे से लंग्स ऑक्सीजन करके हार्ट को खून सप्लाई कर रही हैं। तो आप ये समझिए सप्लाई काट दी, किसी ने ब्लड सप्लाई काट दी। अब वो ब्लड सप्लाई इंसान नहीं काट सकता दोस्तों। आप ये प्लीज समझिए इस बात को, वैभव मिश्रा जी और शिवेंद्र गौड़ जी और आपके सारे इतने अनेकों दर्शकों को ये समझना जरूरी है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म अचानक होता है। उसका कारण बेड रिडन कंडीशन हो सकती है, उसका कारण कोई भी खून को जो थक्का जमा दे, मतलब खून को गाढ़ा कर दे, वो होता है। अब आप समझिए, ऑक्सीजन नहीं मिली, हार्ट ने पंप नहीं किया, तो जो नाखून थे वो नीले पड़ गए। तो भार्गव जी, इसमें एक प्रश्न जोड़ दूं, आपने बहुत अच्छी चीज बताई है ताकि उसका भी जवाब दे सकें। इसकी वजह से क्या नाखून नीले पड़ सकते हैं? बिल्कुल, या दूसरा बिल्कुल। सवाल एक और है, क्या ऐसी कोई दवा दी जा सकती है जिससे खून गाढ़ा हो जाए और वो थक्का जमाने का काम करे? ऐसा कोई षड्यंत्र या साजिश हो सकती है या सिर्फ कोरी कल्पना है? नहीं शिवेंद्र जी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म ना इंसान की चोट से हो सकता है, ना दवाई से हो सकता है। और जो नीले नाखून पड़े, वो नीले नाखून पड़ने का मतलब ये है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म पहले हुआ, उसके बाद ऑक्सीजन की कमी हुई, जिसकी वजह से मेरी उंगलियां और नाखून नीले पड़ गए। मैं शरीर पे चोटों के निशान को नहीं समझा सकता, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी। बट अभी जो दिखता है प्राइमा फेसी कि उनको किसी कारणवश पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ। अब ये डिटेल्स क्योंकि आज सार्वजनिक जनाव पे नहीं है, क्यों वो उनकी बेड रिडन कंडीशन थी, 2 महीने पहले वो किस चीज से एडमिट हुए थे मेदांता अस्पताल में, क्या वो बेड रिडन थे, क्या एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे। और बहुत बार शिवेंद्र जी ऐसा भी होता है, 40 से 50% जो हमारे पास मरीज आते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, वो घर में बैठे बैठे सडनली कोलैप्स हो जाते हैं, क्योंकि हार्ट का खून का थक्का जो है लंग्स में जम जाता है। तो इसीलिए पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक इमरजेंसी है, एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट है, जो कोई इनिशिएट नहीं करता, अपने आप होता है। और दूसरी चीज, थोड़ी टेंजेंशियल बात करूंगा शिवेंद्र गौर जी, कि आज की तारीख में बहुत सारे लोग जो
सडनली हमने देखा एक्सरसाइज करते हुए जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो हम्म, प्रोटीन पाउडर्स वगैरह ज्यादा लेते हैं, उसकी भी हमें अभी खबर नहीं है। बट आम जनता को सिर्फ इतना ही समझना जरूरी है, जो यंग डेथ्स होती है हार्ट और पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, उसमें आपकी एक्सेसिव एक्सेसिव प्रोटीन इनटेक का बहुत बड़ा कारण होता है। बिल्कुल बट बात। इस केस में पल्मोनरी एम्बोलिज्म का कोई भी प्राइमा फेसी ऐसा नहीं लगता कि कोई उसको इंड्यूस करा सकता है। ये खून का थक्का जमा, उसने खून का सप्लाई हार्ट को काटी, सांस फूली, ऑक्सीजन की कमी हुई और मेरी मृत्यु हो गई। बिल्कुल डॉक्टर भार्गव, मेरा भी एक सवाल है। अभी कहा जा रहा है कि विसरा रिपोर्ट जो है वो बाद में आएगी, उससे और चीजें स्पष्ट होंगी, उसमें क्या क्या कुछ पता चलेगा? देखिए, वो तो एक क्रॉनिक चीज है। आज की तारीख में अगर कोई कोई कहता है कि मुझे जैसे पॉइजन दिया गया, पॉइजन से पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं होता। विस्तरा से मुझे बाकी चीजें कोलैबोरेट हो जाएंगी कि मेरे पास कोई क्रॉनिक कोई ऐसी चीज चल रही थी जिसकी वजह से हुआ, कोई मेरा ब्लड टेस्ट से कोई मेरे को जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी थी जिससे इतनी जल्दी मेरा खून का थक्का जम गया और मेरी मृत्यु का कारण बन गया। अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म में देखें, इतने मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म में कहीं भी शब्द अभी मैसिव यूज नहीं किया, तो डिटेल रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी क्योंकि अभी तो पत्रकारों के माध्यम से आई है। तो मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म से मोर्टेलिटी बहुत हाई होती है, मरने की संभावना बहुत हाई होती है। तो डॉक्टर इसीलिए भार्गव, एक बिस्तरा। सवाल मेरा आपसे है, ये है कि चूंकि मुझे पता नहीं आप कितना मेडिकल लीगल के तौर पे कहीं गवाही में या कहीं पेश हुए हैं नहीं हुए हैं, लेकिन आप निश्चित तौर पे जो जिस तरह से आपका अनुभव लग रहा है, मुझे लगा कभी ना कभी आपको इससे दो चार होना हुआ होगा। तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है इस तरह का, और जो अभी रिपोर्ट है उसमें जिस तरह का आप बता रहे हो, जिस बीमारी से मौत होती है, मौत हुई है, उसमें आपने बताया कोई भी ह्यूमन अलग से, कोई अपराधी, कोई षड्यंत्रकारी इसको किसी भी तरीके से, किसी जहर से, किसी दवा से, किसी भी केमिकल से पैदा नहीं कर सकता। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो इसके अनुसार में ये मौत जो है एक ड्यू टू हेल्थ इशू की वजह से है। अब सवाल ये होता है, मेरा सवाल दूसरा ये है कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये है तो इससे कोई भी षड्यंत्र या भविष्य में इससे किसी भी तरह का अपराध सिद्ध करने जैसी कोई चीज नहीं हो सकती है। क्या ऐसा है? बिल्कुल आपकी शिवेंद्र गवाही क्या जी, रहेगी? आपकी गवाही एज ए डॉक्टर क्या रहेगी? अदालत में कोई लाता शिवेंद्र भी जी है इसको? बहुत बढ़िया बात कही। आज भी अगर कोई मेरे को ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाता है तो मैं ये कहूंगा कि अनफॉर्चुनेट यंग आदमी में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ। मेरा किसी भी टाइम पे इसमें षड्यंत्र की तरफ विश्वास नहीं जाएगा या मैं उसकी तरफ नहीं सोचूंगा, क्योंकि ये खून का थक्का किसी भी तरीके से बाहरी इंसान नहीं पैदा कर सकता। इस एक बात को चीज हमें एक चीज सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल स्पष्ट किया, और यही चीज हम तमाम इस पूरे चीज को देख रहे हैं। हमारे देखने का मकसद ये है डॉक्टर साहब, क्योंकि बहुत बड़ी राजनीतिक फैमिली से जुड़ा हुआ इंसान है, और कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जैसे कि एक पूर्व मुख्यमंत्री का सौतेला भाई होना, परिवार से दूर होना, राजनीति से दूर होना, ये सारी चीजें लगती हैं किसी इतनी कम उम्र में मौत होती है। हम डॉक्टर नहीं हैं, हमें दूर से या दूसरे तमाम लोगों को ऐसा लग सकता है कहीं ऐसा तो नहीं ये नेचुरल डेथ ना हो या ये हेल्थ इशू की वजह से ना हो। तो इसलिए आपसे सवाल पूछा। एक सवाल इसमें और जोड़ता हूं, जो चूंकि वैभव ने पूछा था उसको और क्लियर करने के लिए, यानी कि जो बिसरा जो गया है, उस बिसरा की रिपोर्ट से आपके अनुसार, मैं समझ पा रहा हूं, हमें सिर्फ ये पता लगेगा कि ये जो बीमारी आप बता रहे हो इसका और कितना प्रभाव था, दूसरे अंग इसके कितने प्रभाव में आए थे और कैसा कैसा हुआ था, यही पता लग शिवेंद्र जी, पाएगा, ना कि किसी अन्य चीज का पता लग बिल्कुल पाएगा। शिवेंद्र जी, जो विसरा रखा जाता है वो आपकी पिछले 38 साल की कहानी बयान करता है। जी। मैं इतना उस विसरा से और उस ब्लड के सैंपल से पिछले 38 साल में आदमी ने क्या क्या किया, क्या क्या जेनेटिक टेस्टिंग की जरूरत है उसको या नहीं है, इस बारे में बात की जा सकती है, ताकि कोई परिवार के उनके लोगों को, जो बाकी लोग हैं, उनमें ऐसी आकस्मिक मृत्यु की खबर ना हो, इस पे ध्यान दिया जा सकता है। तो जो विसरा है, विसरा पे आपके ब्लड टेस्ट, आपके बायोकेमिस्ट्री टेस्ट, आपकी हिस्टोपैथोलॉजी, मतलब आप उसको काट के देखेंगे कि आप में उसमें क्या और कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। और चौथी सबसे बड़ी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो जेनेटिक टेस्टिंग है, जो मुझे ये बता पाएगी कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। अगर हम उतनी डेप्थ में जाते हैं शिवेंद्र जी,
तो सिर्फ और सिर्फ अगर मैं डॉक्टरी की तरफ से देखूं, मैं आपकी बात को समझता हूं कि पारिवारिक समस्याएं और समाज बहुत बड़ा चीज है और जिस प्रकार से पॉलिटिकल स्ट्रॉम आने वाला है इस चीज को लेके, बट अगर मैं सिर्फ डॉक्टरी तक अपने आप को सीमित रखता हूं तो ये चार चीजों से मुझे आगे की प्रिवेंशन, परिवार में आगे की प्रिवेंशन और सच्चाई में ये पता चल पाएगा कि मुझे ये क्लॉट क्यों हुआ। आपको, वैभव को, राहुल भार्गव को, दिव्यांश को, पंकज मिश्रा जी को कभी ऐसा क्लॉट नहीं हुआ ना। ये सिर्फ कुछ ही लोगों को क्लॉट क्यों होता है? क्या जेनेटिक बीमारी से ग्रसित था मैं, जिसको मैं आगे बाकी उनकी जो प्रोजेनीज है उनको रोक सकता हूं? तो मुझे लगता है कि इसमें अभी परतें खुलेंगी राजनीतिक तरीके से जो भी हम सवाल उठाएं, बट आज जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने सामने है उसके चलते हुए इसका इंटरप्रिटेशन बहुत ही सिंपल है। क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में कई बार पैर में अक्सर क्या होता है, लोगों को ज्यादातर अगर 100 लोग पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब खून के थक्के से लंग में आते हैं तो 100 में से 70 लोगों को पैर में भी खून का एक थक्का होता सवाल है। डॉक्टर साहब आपके दिमाग मेरे दिमाग में आ गया, मैं इसको बिल्कुल अंत तक, कहते हैं ना हमारे यहाँ कहावत है गांव में कि मुर्दे को घाट तक पहुंचा देना ताकि उसके बिल्कुल बाद सवाल ही ना रहे। तो मेरा बिल्कुल इसमें एक सवाल ये है कि ठीक है, अगर ये रिपोर्ट ठीक है तो जो बिस्रा रिपोर्ट है उसमें वही चीजें आएंगी, जेनेटिक बीमारी आएगी, ऐसे हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि परिवार के दूसरे सदस्यों को इस तरह की बीमारी ना हो, ये सारी चीजें बढ़िया, बहुत ठीक है, बात हो सकती है। लेकिन अगर बिस्रा रिपोर्ट ऐसी आती है जैसे कोई पॉइजनिंग आती है, कोई उसमें ऐसा केमिकल आता है और वो केमिकल, मैं मेडिको लीगल एंगल से ही आपसे पूछ रहा हूं सवाल, मैं एक वकील हूं मान लीजिए और आप कोर्ट में खड़े हो और मैं आपसे उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं, बतौर वकील पूछता हूं मैं आपसे कि ये जो बिस्रा रिपोर्ट आई है इसमें फलाना केमिकल आया है जो मृत्यु कारक हो सकता है, इसमें फलाना जहर आया है जो मृत्यु कारक हो सकता है, ये जहर ऐसा बताया जा रहा है कि इससे शरीर के जो फिजिकली इतना वो जो है मृत्यु के समय उसके लक्षण दिखाई नहीं देंगे, लेकिन ये हार्ट को अटैक कर सकता है, दूसरी बातें कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में पोस्टमार्टम की जो आज की रिपोर्ट है, क्या बिस्रे की रिपोर्ट से इस रिपोर्ट को झूठा या क्रॉस कटा जा सकता है अदालत में? तो फैक्ट, शिवेंद्र जी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर मैं रशियन केजीबी की बात करूं जिन्होंने ये पॉलिटिकल असैसिनेशंस यूरोप में किए, उनमें थोरियम वगैरह मापदंड होते थे, आपके केमिकल्स होते थे थोरियम वगैरह जो सालों साल दिए जाते थे, जिससे हार्ट की मसले कमजोर हो जाती थी और हार्ट अटैक हो जाता था। अपने सामने क्या खून का थक्का है। अब वो खून का थक्के के साथ में मान लीजिए राहुल भार्गव पिछले 10 साल से किसी प्रकार का सेवन करते हैं, पर उनका मृत्यु का कारण कुछ पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ। विसरा यह भी बताएगा कि शायद वो किसी प्रकार का सेवन करते थे पदार्थों का, जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो सकती है। आपको कॉज इन इफेक्ट को जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है शिवेंद्र जी। कॉज इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि मैं 5 साल से कोई मुझे पॉइजन दे रहा था, रोज राहुल भार्गव 5 साल से किसी चीज का सेवन कर रहे थे, उसके कारणवश उनका खून गाढ़ा हुआ और मृत्यु हुई, तब वो कोरिलेट होते हैं। कॉज और इफेक्ट को जोड़ना पड़ता है। तो इसलिए विसरा की जो रिपोर्ट फाइनल आएगी गौर जी, उससे बहुत सारी चीजें और भी पता चलेंगी। बट अभी एक चीज भार्गव साहब, मैंने वही कहा कि आज की जो रिपोर्ट आई है फौरी तौर पे, ये फिजिकल और तमाम चीजें देख करके जो आई है, डॉक्टर जितना देख सकते हैं बिना विसरा के, और विसरा में अगर ऐसी चीज आती है जो किसी की जान लेने वाले किसी तत्व को, चाहे स्लो पॉइजन या तुरंत का दिया पॉइजन या खुद की तो छोड़ दीजिए, वो तो उनकी गलती होगी, लेकिन अगर ऐसा कोई, देखिए कई चीजें ऐसी होती हैं भार्गव जी, कहते हैं ना, कहावत है कि अगर वो मुझे जहर देता तो कातिल कहलाता, उसने किया ये कि मुझे दवा न दी, ठीक है ना। तो सवाल ये है कि कौन सी चीजें ऐसी हैं कि हमारे पास, मान लीजिए मुझे पता है, मेरे अंदर बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, मैं किसी भी अपने वैभव को या आप किसी भी व्यक्ति को पता है मुझे ऐसी बीमारी चल रही है, ये बीमारी बहाना बनेगी, इसका इफेक्ट भी हार्ट अटैक होगा, तो मैं अगर मैं इस लेवल पर हूं तो हार्ट अटैक ही होता है। तो और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर ठीक तरीके से नहीं की गई है, राजनीतिक दबाव में इस तरीके की आई है या किसी भी उस तरीके से आई है, तब इस रिपोर्ट को तब इस रिपोर्ट को काटा जा सकता है क्या? उस तरह की फोरेंसिक रिपोर्ट में अगर ऐसा जहर आता है। शिवेंद्र जी बहुत अच्छा सवाल है ये। आई विल लीव इट टू द स्पेक्यूलेशन।
आज हमारे सामने जो तथ्य है हमें उस पर बात करनी चाहिए कि हमारे को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ। पहला कारण हार्ट अटैक नहीं है शिवेन जी, वो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ खून का थक्का जो जमा उसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ। अगर हार्ट और लंग में बिल्कुल क्लियर मिलता। सर ये और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है, अगर मैं इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को झूठा मानूं और मुझे जो है बिसरा रिपोर्ट से ऐसे तथ्य मिले कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठी है, तब मेडिको लीगल में क्या बयान होगा आपका? तो शिवेन जी, जैसे जैसे तथ्य आते जाएंगे, परतें खुलती जाएंगी, तो सच और झूठ का अपने आप खुलासा हो यानी कि अभी साजिश खुलने का रास्ता बकाया है, मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर ऐसा होता है। शिवेंद्र जी, एज अ सारे रास्ते बंद, सारे दरवाजे बंद नहीं हुए इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से? बिल्कुल शिवेंद्र जी, बात बिल्कुल सही है। बट आज जो प्राइमा फेसी सुबह से शाम तक की विसरा रिपोर्ट जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की रिपोर्ट आई है, वो ये साफ दर्शाती है कि मेरा किसी कारणवश खून का थक्का जम गया। अब वो किसी कारणवश जो क्वेश्चन मार्क है शिवेंद्र जी, जैसे आप बात कर रहे हैं, उसकी परतें खुलेंगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे यही चाहिए था आपसे सर। एक छोटा सा सवाल और है डॉक्टर भार्गव, उसके बाद फिर हम अपने और मेहमानों के पास चलते हैं, बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि 30 अप्रैल को प्रतीक जो है वो अस्पताल में भर्ती हुए थे, एक निजी अस्पताल में। उसके बाद 3 दिनों तक वो भर्ती थे, उसके बाद बिना डॉक्टर से छुट्टी लिए वो चले गए थे। क्या ऐसा हो सकता था कि अगर वो इस वक्त हॉस्पिटल में ही होते, डॉक्टरों की देख रेख में होते, तो उनके साथ ऐसा नहीं होता? बिल्कुल वैभव मिश्रा जी, ये तो बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल है। इसमें एक और चीज ये है कि अगर मैं बीमार हूं तो मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, ना कि डॉक्टर को घर बुलाने की जरूरत है। क्या पता मुझे सांस फूलने की कंडीशन अब रात के पहर में हुआ, उस समय बहुत सारे लोग सो रहे होते हैं, मेरी सांस कब फूलनी स्टार्ट हुई, 3 बजे स्टार्ट हुई, 4 बजे स्टार्ट हुई। राइट टाइम ऑफ डेथ पोस्टमार्टम को भी पढ़ना जरूरी है कि कितने बजे मेरी मृत्यु हुई, क्योंकि पोस्टमार्टम बता सकता है। तो अगर 30 अप्रैल को अगर वो भर्ती थे तो उसका कारण क्या था, उसका आपको विश्लेषण करना चाहिए। क्या बीमारी थी, कौन सी दवाइयों पे थे, क्या 30 तारीख से लेकर 13 तारीख तक वो बेड रिडन कंडीशन में थे, क्या चल फिर रहे थे? क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म किन लोगों को होता है वैभव जी? जो लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट, 8 घंटे से लंबी फ्लाइट लेते हैं, जो बेड रिडन होते हैं, जिनका ऑपरेशन हुआ होता है, ठीक है ना, इन लोगों को, ज्यादातर लोगों को पल्मोनरी एम्बोलिज्म की परेशानी होती है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, क्योंकि आज सिर्फ हमारे पास आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, उसकी पहले की और आगे की जी। आगे और पहले की जिम्मेदार वो नहीं है। तो ये कमेंट कर देना कि हम उसको कितनी सतह तक देखें, ये सारी स्पेक्यूलेशन है और क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को जब आपका एक रिस्पॉन्सिबल चैनल पूछेगा तो ये लोगों के लिए भी एक आंख खोलने वाली बात होगी कि किस प्रकार से जीवन शैली को बदलना चाहिए ताकि यंग लोगों की मृत्यु ना हो। 38 साल कोई उम्र नहीं है वैभव जी। जब हम अपने गुड़गांव, दिल्ली, मुंबई में बात कर रहे हैं 100 साल जीने की, 38 साल कोई उम्र नहीं होती। जितने भी यहाँ पैनल पे लोग हैं वो 100 साल तक जिए, उसके लिए ये सब चीजें जानना आवश्यक होता है। बिल्कुल। अपने हम और मेहमानों के पास चले, उनसे भी इस मामले पर उनकी राय जाने। उससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता हैं रविदास मेहरोत्रा, उनका बड़ा बयान सामने आया है प्रतीक की मौत को लेकर। उन्होंने कहा है कि उनकी मौत संदिग्ध है, उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कई और बड़े दावे भी किए हैं। आपको हम सुनाते हैं रविदास मेहरोत्रा का क्या कहना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के छोटे भाई प्रतीक यादव की आज जो है आकस्मिक असामयिक मौत हो गई। उनकी मौत से हम लोग बहुत दुखी और आहत हैं। जब प्रतीक यादव अस्पताल में आए उससे पहले उनकी मौत हो चुकी थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने देखते ही उनको कहा कि इनकी मौत हो चुकी है, और उनकी मौत सामान्य नहीं थी, संदिग्ध अवस्था में उनकी मौत हुई थी। उनके शरीर पर चोट के निशान थे और उनके शरीर में जहर की मात्रा थी, इसलिए उनका पोस्टमार्टम कराया गया। किसी सामान्य मौत पर पोस्टमार्टम नहीं होता है, संदिग्ध परिस्थितियों में होने के कारण उनकी मौत का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद 5 घंटे तक उनके शव को मोर्चरी में रखा गया और
हम लोगों ने ये मांग करी है कि उनकी मौत के कारणों की जांच कराई जाए, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी कहा कि इनके शरीर पर चोटें हैं और उनका शरीर नीला पड़ा हुआ है, लगता है कि उनको जहर दिया गया है। अभी भी उनका शव घर में रखा है, जिसको देख करके आप जान सकते हैं कि उनकी मौत सामान्य नहीं है। हम लोगों ने मांग करी है कि हाई कोर्ट के किसी पूर्व न्यायाधीश से इनकी प्रतीक यादव की मौत की जांच कराई जाए। तो आपने सुना समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा क्या कुछ दावे कर रहे हैं। वो इस मौत को सामान्य मौत मानने से इनकार कर रहे हैं। वो इसमें किसी साजिश की ओर इशारा भी कर रहे हैं। हमारे साथ पंकज मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, लखनऊ से हैं। पंकज जी, आपके पास क्या जानकारी है, लखनऊ में भी क्या कुछ चल रहा है? हमने तस्वीरें देखी हैं, योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे प्रतीक के घर पर, अपर्णा से मिले वो, इसके अलावा अखिलेश यादव भी पहुंचे। अंतिम संस्कार की तैयारियां क्या चल रही हैं? हाँ जी वैभव जी, आज जो पूरे घटना और अभी इस समय की जो लेटेस्ट अपडेट है, पिपरा घाट जो है जहां पर प्रतीक यादव को कल ले जाने की तैयारी है। जो भी ये सूचना आई है कि पिपरा घाट में कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और 2022 में जो इनकी मां साधना गुप्ता थी, उनका भी अंतिम संस्कार उसी घाट पे हालांकि किया गया था। तो अभी एक तो ये अंतिम संस्कार को लेकर के बातें हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अंतिम संस्कार करेगा कौन, मुखाग्नि कौन देगा प्रतीक यादव को, ये एक सवाल जो है हालांकि चर्चा का विषय भी है। लेकिन ये चूंकि अब कल देखा जाएगा कि उनको मुखाग्नि कौन देता है। और आज जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले रविदास मेहरोत्रा जो लखनऊ में विधायक हैं, तो उनका बयान आप लोगों ने जैसे सुना ही है, अभी हम सब ने देखा ही है। तो ये तमाम चीजें जो है अभी की अपडेट है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ पहुंचे थे शाम के समय और उन्होंने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और उन्होंने वहां से जो है विदाई दे करके वो वहां से अपने आवास की ओर रवाना हो गए थे। उसके अलावा जो गृह सचिव हैं और क्या नाम लखनऊ के जो पुलिस आयुक्त हैं और भी तमाम जो पुलिस के जो वरिष्ठ अफसर हैं, वो वहां पर पहुंचे हुए थे और वहां पर मौजूद रहे। अभी भी मिलने जुलने वाले जो लोग हैं उन वहां पर आना जाना बना हुआ है। और जो भी उनसे जुड़े हुए लोग थे या उनके परिवार से जुड़े लोग हैं, वो वहां पर श्रद्धा सुमन पंकज अर्पित जी, करने के लिए प्रतीक मेरा यादव सवाल के है, जैसे आवास। रविदास ने जो कुछ कहा, जो सपा के नेता हैं, उनके अलावा भी क्या आपने किसी ऐसे नेता को सुना जो सपा से हो, भाजपा के हो, जो इस मौत की संदिग्धता बता रहे हो, जो इसे सामान्य न मान रहे हो, इनके अलावा? देखिए, अभी तो रविदास मेहरोत्रा ने मुखर होकर के पहला उनका एक ऐसा बयान आया है। और इसके पहले अगर हम सुबेरे के बयान अखिलेश यादव जो उनके भाई और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बयान को अगर हम सुबह जो बयान आया था उसको अगर हम दोनों को तुलना करें तो सवेरे उन्होंने भी कहा था कि अगर परिवार चाहे और अगर कानून चाहे तो इसमें जो है जो भी आवश्यक चीजें हो वो आगे कर सकता है। कहीं ना कहीं वो जो है जो बात रविदास मेहरोत्रा ने कही है इस समय, वो या तो हालांकि सुबह को मिले, लेकिन अभी अगर इस समय देखा जाए तो और इस तरह किसी का बयान नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जो मौत हुई है और मौत के बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर और तमाम जो पारिवारिक अगर तमाम अगर पिछला अगर वो समय देखा जाए जिस तरीके से रही हैं, उन सारी चीजों को के बाद बिल्कुल। पंकज जी, आ आपके रहा पास है आएंगे हम। क्या मौत है। जी, डॉक्टर भार्गव के पास चलते हैं, उनसे कुछ आखिरी सवाल है, उसके बाद फिर हम चलेंगे। दिव्यांश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको बताएंगे कि प्रतीक का परिवार के साथ कैसा रिश्ता था, खासकर अखिलेश यादव के साथ। जैसा कि शुरुआत में ही शिवेंद्र जी ने बताया था कि 2 महीने पहले मुलाकात हुई थी उनकी। लखनऊ में ही दोनों रहते हैं, प्रतीक भी रहते थे, अखिलेश भी रहते हैं। 2 महीने तक दोनों भाइयों के बीच में कोई बात मुलाकात नहीं हुई थी। डॉक्टर भार्गव के पास चलते हैं। डॉक्टर भार्गव, कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए सामान्य मौत ना भी रही हो, कुछ भी वजह रही हो, लेकिन ये हाई प्रोफाइल मामला है, 2 परिवार हैं, मतलब एक अगर हम समाजवादी पार्टी अखिलेश के परिवार को देखें, एक अपर्णा जो भाजपा में है इस वक्त, क्या ऐसे मामलों में ऐसा भी हो सकता है कि कभी सच सामने ही ना आए और जो भी बात रहे वो अंदर ही रह जाए? क्या डॉक्टरों के स्तर पर भी ये सब चीजें हो सकती हैं? वैभव मिश्रा जी और गौर जी, मैं अपने देश के संविधान पे और पुलिस की न्यायपालिका पे और पुलिस पे
और अपने डॉक्टरों पे पूरा विश्वास रखता हूं। मैं इस कैपेसिटी में बिल्कुल भी नहीं हूं कि मैं उन पे संदेह करूं कि कोई भी चीज को वो छुपाने की कोशिश करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। देखिए, दुनिया में होने के लिए तो चीजें बहुत सारी हो सकती हैं, बट आज जब भी आकस्मिक किसी की भी यंग आदमी की मृत्यु होती है, उस पे हमेशा संदेह इसी प्रकार से होता है कि क्या कोई परेशानी है। और ऐसा नहीं है कि दोनों ही पहलू गलत हैं, कि संदेह नहीं करना चाहिए। आपका काम है संदेह करना, लेयर बाय लेयर, परत बाय परत लोगों को निकालना। बट साइंटिफिक कम्युनिटी में जो आज हमारे पास उपलब्ध है, जैसा हम कहते हैं कि मृत्यु कभी झूठ नहीं बोलती, शव कभी झूठ नहीं बोलता। हमारी आंखें होनी चाहिए, कान होने चाहिए उसकी आवाज को सुनने के लिए। अगर आप देखिए, क्रिमिनल फोरेंसिक मेडिसिन आज की तारीख में एक बहुत बड़ा विषय है, और वो बड़ी जटिल से जटिल मृत्युओं को भी और मर्डर्स को भी सुलझा पाता है। तो मेरा पूरा विश्वास है अपने फोरेंसिक मेडिसिन वालों पे, और अपनी न्यायपालिका पे, और पुलिस पे, जो इस बात की पुष्टि कर देंगी कि आकस्मिक मृत्यु सही में एक आकस्मिक ही थी। ये बैड लक था जिसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ। क्या पता मैं डॉक्टर के पास जल्दी पहुंच पाता तो वो रिससिटेट कर पाते, बचा पाते। बड़े अस्पतालों में लोगों की जान बचती है, इमरजेंसी मेडिसिन वाले लोग जल्दी से जल्दी पिकअप करते हैं और लोगों की जान बचाते हैं। अब इसके आगे इफ्स एंड बट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं वैभव जी। जैसे जैसे बिल्कुल। इंफॉर्मेशन आती रहेगी वैसे वैसे बढ़ते रहेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वैभव जी और गौर जी, इंपॉर्टेंट ये है कि आपके भी सिटिंग जॉब है, थोड़ी थोड़ी देर में चलते रहा करिए। कभी भी सिम्टम्स होते हैं सांस फूलने का, अचानक से सांस फूलने का, नीले पड़ जाने का, पैरों में एक पैर में सूजन आने का, तो खून के थक्के के बारे में जरूर सोचें। बिल्कुल डॉक्टर भार्गव, आपका बहुत शुक्रिया सर, वन इंडिया के साथ आप जुड़े और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। प्रतीक की मौत को लेकर क्या वजह हो सकती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उनमें क्या क्या तथ्य हैं, और विसरा रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा हो सकता है, आपने हमारे दर्शकों को बताया। अब चलते हैं दिव्यांश के पास। दिव्यांश काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। दिव्यांश, हम चाहते हैं शुरुआत से ही आप बताइए कि साधना गुप्ता के बेटे थे मुलायम सिंह यादव, जो सपा के संस्थापक थे, उनकी दूसरी पत्नी के बेटे थे प्रतीक। 2003 में इन्हें परिवार के द्वारा अपनाया गया, यानी मुलायम के द्वारा अपनाया गया। आप थोड़ा पारिवारिक इतिहास के बारे में बताइए, क्या कुछ रहा, और प्रतीक को निजी तौर पर कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पिछले कई सालों से हम उनके निजी जीवन को लेकर भी तमाम तरह की बातें सुनते आ रहे थे। जैसा कि वैभव जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसा वैभव जी आपने बताया कि प्रतीक यादव जो हैं अखिलेश यादव के स्टेप ब्रदर हैं। मतलब कि साधना गुप्ता से ये उनके भाई हैं। अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के बीच में जो संबंध हैं वो शुरू से, मतलब शुरुआत में तो सही थे। जैसे ही प्रतीक यादव की शादी अपर्णा यादव से हुई, उसके बाद अपर्णा यादव का समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना, और उसके बाद समाजवादी पार्टी से 2022 में अपर्णा यादव जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करती हैं, दोनों बिल्कुल के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई थी। प्रतीक यादव ने अभी इसी साल जनवरी 2026 में एक पोस्ट अपना इंस्टाग्राम पे पोस्ट अपना शेयर किया था, अपने दिल की बात शेयर की थी कि अपर्णा यादव, मतलब उन्होंने अपनी पत्नी पे ये आरोप लगाए थे कि पत्नी की वजह से उनके पारिवारिक संबंध जो हैं वो बिगड़ चुके हैं, भाई से रिश्ता टूट चुका है, पिता माँ से रिश्ता जो है उनका टूट गया था इनकी वजह से। उन्होंने खुलकर सोशल मीडिया पे ये बात रखी थी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मामला तूल पकड़ा सोशल मीडिया में, प्रतीक यादव ने इसको बैकफुट में वो आए, उन्होंने अपर्णा यादव से अपने संबंधों को लेके एक नया पोस्ट शेयर किया और पुराना पोस्ट डिलीट किया। लेकिन ये एकदम क्लियर पिक्चर लोगों के सामने आ गई कि दोनों के व्यवहारिक जीवन की जो खटास थी वो उस प्रतीक यादव और अखिलेश यादव के रिश्तों में पूरी तरह से जो है देखी गई। अखिलेश बिल्कुल। यादव, एक वीडियो काफी वायरल हुआ कि अखिलेश यादव के पैर प्रतीक यादव ने छुए थे किसी शादी समारोह में। मतलब इससे जाहिर होता है कि प्रतीक यादव अपने बड़े भाई का पूरा सम्मान करते थे। लेकिन प्रतीक यादव का शुरू से ही जो है इंटरेस्ट पढ़ाई के बाद फिटनेस पे था। अदर पॉलिटिक्स में उनका कभी उनकी रुचि नहीं रही। इस वजह से ये अगर कहना है कि अखिलेश यादव को जो है गद्दी मिल गई और प्रतीक यादव को दरकिनार कर दिया गया, ये पूरी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि शुरू से ही वो सियासत से दूर रहे हैं।
जैसे ही शादी हुई उनकी पत्नी सियासत में उतरी और बीजेपी ज्वाइन किया। दोनों के बीच में खटास, रिश्तों में पूरी तरह जो है खटास हो गई। बिल्कुल। और आज जब अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है प्रतीक की मौत को लेकर, तो उस पोस्ट में बहुत ही साधारणपन देखने को मिला है। उसमें ना तो प्रतीक को भाई लिखा गया है, ना ही कोई भावनात्मक जुड़ाव दिखाने की कोशिश की गई है। बहुत ही साधारण शब्दों में लिखा गया है, श्री प्रतीक यादव जी की मौत एक अत्यंत दुखद घटना है, ऐसा करके कुछ लिखा गया है अखिलेश के द्वारा। उस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सब कुछ वैभव ठीक जी, नहीं चल रहा था। जी। हाँ बिल्कुल। अभी आज जो घटना हुई है उसमें अखिलेश यादव खुद पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। 45 मिनट वो वहां पे मौके पे रहे, उन्होंने चीजों को जायजा किया, देखा। लेकिन जो उन्होंने बयान दिया उससे बिल्कुल भी ये क्लियर नहीं, मतलब ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि वो दिल से मतलब पूरे भावुक है कि उनका एक भाई गया है। इसके पीछे की वजह वही है पुरानी, कि पुराना खटास होने की वजह से जो है रिश्ते बिगड़ गए। इसकी वजह से हो सकता है अखिलेश यादव ने किसी तरह का कोई भावुक बयान नहीं दिया। उन्होंने जो भी बयान दिया वो एकदम क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान दिया कि अगर परिवार चाहे तो कानूनी तौर पे जो है आगे कार्रवाई करा सकता है। उसके बाद जो रविदास मल्होत्रा का जो बयान आता है कि इस पे दुर्घटना की जो है जांच होनी चाहिए, इससे एकदम ये क्लियर मतलब लग रहा है कि इसको हत्या का मोड़ देने की कोशिश की जा रही है। विसरा रिपोर्ट अगर सुरक्षित रखा गया है, विसरा जी। रिपोर्ट में ये एकदम क्लियर अभी चीज सामने नहीं आई है कि जो केमिकल एनालिसिस किया जाएगा उसमें क्या हो सकता है। बिल्कुल। रात के 11 बजे से सुबह 6 बजे तक जो भी हॉस्पिटल और घर के बीच में जो तारतरम चला है, 7 घंटे जो बीते हैं प्रतीक यादव के साथ, उसमें एकदम ये क्लियर हो ही नहीं रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा है कि हुआ क्या था। प्रतीक यादव के एक फ्रेंड हैं, उन्होंने जो करीबी फ्रेंड है, उन्होंने बयान दिया है कि वो अपने घर की रसोई में गिरे पड़े थे, अचेत अवस्था में थे, उसके बाद उनको ले जाया गया। अभी मेदांता की एक सीनियर डॉक्टर है, उन्होंने भी एक बयान दिया, उसमें उन्होंने बताया कि 7 दिन पहले जो है उनके लेफ्ट पैर की सर्जरी हुई थी। उसके बाद वो उनका जो है मेडिकल स्थिति उनकी सही नहीं थी। उन्होंने एकदम क्लियर बोला, हाइपरटेंशन के वो शिकार थे, बीपी उनका हाई था, उसके बाद भी वो घर चले आए। और बिल्कुल। पत्नी का असम कार्यक्रम, असम मुख्यमंत्री के शपथ समारोह था, वहां जाना, उसके बाद फोन पे अप टू डेट अपडेट लेते रहना। तो ये सब चीजें जो तार अगर जोड़े बिल्कुल। जाएं तो कुछ ना कुछ मतलब कई सारी धार है। वजहें गिनाई जा रही हैं, कई सारे शक पैदा किए जा रहे हैं इस घटना को लेकर, जो जाहिर सी बात है लोगों के मन में आएगा ही, क्योंकि यादव परिवार खासकर उत्तर भारत की राजनीति में एक प्रभावशाली परिवार है, सैफई परिवार। इस परिवार के बारे में भी थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, अपने दर्शकों को बताते हैं। पंकज जी के पास चलते हैं। पंकज जी, सैफई में प्रतीक के रिश्ते किससे ज्यादा अच्छे थे? अखिलेश से तो ज्यादा अच्छे नहीं थे, ये तो अभी घटना के बाद पता चल ही रहा है। क्या वो एक चीज शिवपाल के करीबी थे? एक चार पंकज जी से और पूछना चाहूंगा, जी। बिल्कुल पक्का नहीं हो पा रहा है। जिस तरह भी दिव्यांश ने बताया कि वो पोस्टमार्टम हाउस पे समय बिताया, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज पंकज चौधरी। चौधरी दोनों पार्थिव शरीर के घर आने के बाद जाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, या फिर कहिए देखने जाते हैं। लेकिन क्या अखिलेश यादव या दूसरा परिवार का कोई सदस्य क्या अभी शव का पहुंचने के बाद घर पर पहुंचा है? पंकज पंकज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है, सुबह अखिलेश यादव जो पोस्टमार्टम हाउस है केजीएमयू का, वहां पर वो पहुंचे थे और वहीं पर उन्होंने मीडिया में अपना बयान दिया हुआ था। इसके बाद जिस तरीके से डिम्पल यादव वहां पहुंचती हैं और धर्मेंद्र यादव पहुंचते हैं, या फिर कांग्रेस की जो है आराधना मिश्रा मोना पहुंचती हैं, इसके अलावा अब्बास अंसारी से अखिलेश लेकर यादव के पहुंचे हैं क्या घर पे? मुख्यमंत्री योगी बिल्कुल, आदित्यनाथ। तस्वीरें आई थी शिवेन जी। हाँ, अभी अभी पहुंचने की कोई घर बिल्कुल। पहुंचने की? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। बाकी जो वैभव का सवाल था वो बताइए, किससे नजदीकी थी इटावा में? जी बिल्कुल। तो जैसे कि पारिवारिक सारी चीजें अभी हमारे सहयोगी ने पूरी बात बताई है, उस अभी वहां पे जैसे हमारी कुछ लोगों से बात हुई है, तो हमारे कुछ मित्रों ने बताया, जो मीडिया साथी, उनका ये कहना है कि प्रतीक यादव के निधन के बाद से
जो खास करके सैफई, जहां मुलायम सिंह का पैतृक ये निवास स्थान रहा है, वहां पर इस घटना को जो है लेकर के पूरा जो पूरी पूरी जो वहां पर और पूरा क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं जो है दुखित है। उनका बिल्कुल परिवार से, वहां के जो ग्राम प्रधान है या फिर और भी लोग हैं परिवार से जुड़े बिल्कुल हुए, पंकज। वो वैभव, दुखित हैं और मुझे एक शोकाकुल चीज, हैं। बिल्कुल पंकज, बिल्कुल आपने वहाँ की इंसाइट दी है, अभी आपके पास फिर लौटेंगे। वैभव, मुझे एक चीज यहाँ पर बात करते समझ में आई, हमारे डॉक्टर जो हमारे साथ थे उन्होंने बहुत अच्छे से साइंटिफिक तमाम रीजन बताए। मैंने उनसे समझने की कोशिश की क्या इस पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट अभी तक आई है, इसके बाद जो बिसरा रिपोर्ट है उसके बाद मौत के कारणों के खुलासे को लेकर सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, यानी उन्होंने कहा दरवाजे खुले हैं, लेकिन अभी वो उस रिपोर्ट पर भी बात करेंगे। और जो चीज़ें यहाँ एक बात और है कि अखिलेश यादव का बयान और अभी जो क्या नाम है मल्होत्रा, पूरा नाम क्या है उनका? रविदास मल्होत्रा। रविदास मल्होत्रा। रविदास मल्होत्रा ने जो बयान दिया है मीडिया में आके, मेरा मानना ये है कि ये बयान रविदास मल्होत्रा ने तो जरूर दिया है, लेकिन ये बयान बिना अखिलेश यादव की मर्जी के नहीं दिया होगा, जिस तरीके के वो करीबी नेता माने जाते हैं। और अगर ये बयान है तो समाजवादी पार्टी का ये रुख है इस मौत पर। अब समाजवादी पार्टी अगर ये कह रही है कि ये संदिग्ध मौत है, उनको जहर दिया गया है, उनके शरीर पे नीले निशान हैं, तो अभी तक जो बातें हम लोग सोच रहे थे और कह रहे थे ये क्यों है, ये सवाल समाजवादी पार्टी ने उठा दिया। और ये उठा दिया तो जाहिर सी बात है उनका अगला कदम क्या है वो इसके अभी उन्होंने साफ नहीं किया है। आखिर वो किसके ऊपर इस दोष को रखना चाहते हैं, या कौन उनके दिमाग में है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये माना जा सकता है कि प्रतीक यादव की जान ले सकता है। समाजवादी पार्टी ने जब ये बात कही है, कोई बात जब कही जाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति तो ढूंढा जाता है, कारण होता है। बिल्कुल शिवेन जी, लेकिन अभी हमें थोड़ा आधिकारिक रूप से इंतजार करना पड़ेगा समाजवादी पार्टी का आधिकारिक रवैया क्या है। और अखिलेश यादव का ये पारिवारिक मामला है तो वो ये भी नहीं चाहेंगे कि परिवार में ही बहुत ज़्यादा अब चीज़ें बिगड़ें, क्योंकि प्रतीक यादव का तो निधन हो ही चुका है। और जैसा कि आपने बताया, ये सवाल सर अभी कुछ महीनों पहले अजीत पवार का निधन हुआ था, उसके बाद भी तमाम तरह के सवाल उठे थे, उनके घर से ही सवाल उठे। उनके भतीजे जो हैं रोहित पवार, वो लगातार बार बार जाके दिल्ली में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बाकायदा बारामती में की है, सवाल उठाए हैं। लेकिन परिवार में दो तरह के लोग हैं। शरद पवार ने तुरंत कह दिया कि नहीं, इसमें कोई साजिश वाजिश नहीं है, आप इसमें ऐसा कोई एंगल मत सोचिए। दिव्यांश के पास चलते हैं। दिव्यांश, इस तरह के जो रविदास मल्होत्रा का बयान है, जैसे कि अभी हमने पंकज जी से भी सवाल किया था कि किसी और नेता ने अभी ऐसा कुछ कहा नहीं है। अजय राय का भी बयान आया है, जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने भी कहा है उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, लेकिन खुलकर कोई कुछ बोल नहीं रहा है। आपका क्या मानना है? आपने यूपी को इतने सालों तक कवर किया है, क्या समाजवादी पार्टी ऐसा कुछ रुख दिखा सकती है आने वाले दिनों में? वो किसी पर इसकी जिम्मेदारी डाल सकती है कि इनकी वजह से प्रतीक की जान गई, भले ही इन्होंने सीधे तौर पर कोई भूमिका ना निभाई हो, लेकिन आपसी कलह की वजह से किसी का भी नाम लिया जा सकता है? और रविदास मल्होत्रा के बयान को हम कितना वजन दे सकते हैं? क्या समाजवादी पार्टी का रुख समझ सकते हैं, या ये एक तरीके से टेस्टिंग के लिए दिया गया बयान है? देखिए वैभव जी, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी में रविदास मल्होत्रा एक अच्छा बड़ा नाम है। अगर उन्होंने इस तरह का बयान जो दिया है, उन्होंने बेशक ये बयान जो है समाजवादी पार्टी के चेहरा बन सकता है कि ये समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बयान जारी किया गया है, लेकिन इसमें अभी अखिलेश यादव की तरफ से जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने, सपा प्रमुख ने भी कुछ भी इसमें बयान नहीं दिया इस तरीके का। और जो अभी मेरे पास पोस्टमार्टम पूरी रिपोर्ट आई है, उसमें कहीं भी इस तरह का कुछ भी डिक्लेरेशन नहीं दिया गया है। विसरा रिपोर्ट में आने के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि उनके विसरा रिपोर्ट में क्या किसी तरह का कोई उनको केमिकल या ड्रग्स या कुछ ऐसा दिया गया था कि नहीं दिया गया था। अगर पुरानी बातों को अगर देखेंगे तो बताया जाता है कि प्रतीक यादव का उन्होंने कभी, जो जाहिर सी बात है, जो फिजिकल फ्रीक हैं वो, तो ड्रग्स का उपयोग कुछ लोग करते हैं, किस किस हद तक करते हैं इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, लेकिन हाँ कहीं कहीं तरह तरह की बातें हो रही तरह हैं तरह उनको के, लेके। जी हाँ तरह तरह के जो है इस तरह के बातें सामने आ रही हैं। लेकिन जब तक विसरा रिपोर्ट खुल के सामने नहीं आती है, मेडिकल रिपोर्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं होती है, हम इसके निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। रही बात रविदास मल्होत्रा के बयान की, रविदास मल्होत्रा का बयान अगर पूरा तरीके से जो हम लोगों ने सुना, उन्होंने बोल दिया, पॉइजन की बात बोल दी है, लेकिन जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है तो हम कैसे कह सकते हैं कि पॉइजन दिया गया है या नहीं दिया गया है। उन्होंने आशंका जताई है
अब आशंका कितनी हद तक वो सही होती है, किस मोड़ पे जाती है, ये रिपोर्ट आने के बाद ही हम क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा बहुत प्रतीक और अपर्णा के निजी रिश्तों पर भी बात कर लेते हैं कि और ये हमारी इस बातचीत का आखिरी हिस्सा है, उसके बाद बातचीत को खत्म करेंगे। पंकज जी के पास चलते हैं, शिवेंद्र जी आपसे भी इस बारे में जवाब लेंगे, दिव्यांश आपके पास भी आएँगे। बहुत बार बात होती है कि अपर्णा और प्रतीक के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जैसा कि अभी दिव्यांश ने कुछ वक़्त पहले बताया था, एक पोस्ट इंस्टा पे आई थी कुछ महीने पहले, बाद में हटाई गई। प्रतीक उसमें खुद कह रहे थे कि अपर्णा ने परिवार में सब कुछ खराब कर दिया। वैसे भी अगर मैं लखनऊ के सियासी गलियारों में तमाम पत्रकारों को जब भी सुनता रहा हूँ, वो ये कहते रहे हैं कि अपर्णा की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा थी। वो राजनीति में आना चाहती थीं, जल्द से जल्द कोई पद पाना चाहती थीं। सबको पता है लखनऊ में उन्होंने चुनाव लड़ा था 2012 वाला, लखनऊ कैंट विधानसभा सीट थी शायद। डिंपल यादव उनके प्रचार के लिए गई थी, अखिलेश भी गए थे, लेकिन वो हार गई थी। हार उसके गई बाद थी। फिर वो बीजेपी में आ गई और बीजेपी में 2017 वाला चुनाव था, माफ कीजिएगा, रीता बहुगुणा जोशी ने उनको हराया था। और उसके बाद 2022 में वो यूपी चुनाव से ठीक पहले आ जाती हैं भारतीय जनता पार्टी में। उस वक्त भी ये कहा गया कि उनकी निजी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा है कि पार्टी एक महत्वपूर्ण चुनाव लड़ रही है, उस चुनाव से पहले वो दूसरी पार्टी में चली जा रही हैं, जो सीधे जिससे लड़ाई है उसकी। आपको आपके पास क्या जानकारी है, अपर्णा और प्रतीक के बीच में रिश्तों में खटास थी, उसकी वजह क्या थी? क्या अपर्णा की निजी महत्वाकांक्षाएं, राजनीतिक लालसा इसकी बड़ी वजह थी? देखिए वैभव जी, एक चीज बताना चाहेंगे कि जो सबसे बड़ा एक जो आपने सवाल पूछा है, वो सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा कि एक गौशाला गौशाला लखनऊ में रही, तो बिल्कुल। उसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है, उन्होंने अपर्णा यादव के साथ जा करके कुछ दिन, अगर कुछ पिछले कुछ सालों की बात करें तो वहां पर वो गए हुए थे। बाद में उनका जो है क्या नाम है, बीजेपी के करीब आना और तमाम तरीके से जो पार्टी का समय है, उनकी नाराजगी और तमाम तरीके की जो बातें आई दोनों तरफ से, उन सारी चीजों को देखने के बाद एक चीज ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि चाहे आम परिवार हो या खास हो, या जिसको पद प्रतिष्ठा या कहते हैं कि वैभव की बात होती है, वो लगभग देखने को मिलता है। लेकिन ये चूंकि उनके फैमिली की अंदर की बातें हैं, उसमें बिल्कुल, ओरिजिनल ज्यादा क्या है जानकारी ये तथ्यों सामने को नहीं आ पाती। अभी नहीं आ पाती। जी बिल्कुल। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। एक सच्चाई ये है कि जो अपर्णा यादव थी, अपर्णा यादव की जिक्र है, बिल्कुल सही बात है। उनकी महत्वाकांक्षा जिस तरीके से समझने का इसमें आवश्यकता है कि जो प्रतीक यादव थे वो राजनीति से बिल्कुल विपरीत थे, उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं था। वो एक अपना के बारे में इंटरेस्ट था उनका। लेकिन उनको क्या था कि वो जिस तरीके से समाज की कैंट विधानसभा में उनको टिकट मिला और टिकट मिलने के बाद वो हार गई थी, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि वो टिकट भी कैसे उनको मिला था सभी को याद है। तो क्या ये एक सबसे बड़ा एक ये सोचने वाला ये गंभीर विषय है। तमाम चीजें जो डेट में हो रही हैं, जैसा कि हमारे जो प्लेन क्रैश हुआ बिल्कुल, था बिल्कुल। और इस तरीके की उसमें तमाम बातें आई थी। तो लेकिन इस मौत के विषय पे, जैसे जो प्रतिक्रिया की मौत है और उस पर जो मिश्रा रिपोर्ट के जो भी तथ्य हैं वो जब सामने आ जाएंगे, उसके बाद ही बिल्कुल। उस पर कोई चीज की जा पंकज जी, सकती है। समय लेकिन की ये कमी है कहीं ना सर, कहीं हमारे पास ये अभी। सत्य भी है। जी, जी। आपसे बात करेंगे सर, अभी शिवेंद्र जी के पास चलते लेकिन हैं। शिवेंद्र जी, अपर्णा को लेकर बातें ये की जाती है, दिव्यांश ने पहले इशारा किया था इस ओर कि सब कुछ ठीक था अखिलेश और प्रतीक के बीच में, लेकिन जब अपर्णा प्रतीक के जीवन में आती है, उनकी शादी होती है, तभी खटास आनी शुरू होती है। अपर्णा 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, तो वो योगी जी से थोड़ा ज्यादा राजनीतिक तौर पर करीब पाती हैं खुद को, ना कि सपा से। क्योंकि योगी आदित्यनाथ का भी पुराना नाम अजय सिंह बिष्ट है और अपर्णा भी बिष्ट ही है, अपर्णा बिष्ट। वो अपर्णा यादव बन गई प्रतीक यादव से शादी करने के बाद। ये सब भी बातें हो रही थी, ये भी लखनऊ के सियासी गलियारों में बातें तैर रही थी। और यादव परिवार भी, सैफई का यादव परिवार, कभी अपर्णा को वैसे स्वीकार नहीं कर पाया जैसी स्वीकारिता डिंपल की है या बाकी और बहुओं की है जो मुलायम सिंह यादव के परिवार में आई। आपको क्या लगता है, क्या ये सब वजहें थी जो खटास पैदा कर रही थी बीच बीच में? देखिए, जो आपने बात कही वो बातें बिल्कुल हैं, लेकिन जो अपर्णा यादव हैं, देखिए यादव परिवार में तमाम ऐसे लोग हैं, चाहे वो आदित्य यादव हों, शिवपाल जी के बेटे हों, दूसरे हों,
तमाम ऐसे अक्षय यादव हो, तमाम सबको राजनीति का मौका मिला है और सब आगे बढ़े हैं। डिम्पल यादव भी आपने जैसे कहा कि सांसद हैं, उनको मौका मिला। लेकिन ये बात ठीक है कि इसके पीछे की वजह क्या है ये हम सब समझ सकते हैं। वो तल्खी, वो बातें जो आपने कहा कि बहुत ही डिप्लोमेटिक टाइप का वो जो एक ट्वीट उन्होंने किया था या भाषण दिया था या जो बात कही थी प्रतीक यादव के बारे में, वो संबंधों की जो गहराई है, जो करीबा है, उतनी गहराई संबंधों में नहीं थी। और यही वजह थी कि अपर्णा यादव को यादव परिवार की बहू होने के बावजूद उतना मौका नहीं मिला। अब जब मौका नहीं मिलता है और महत्वाकांक्षा है, भले ही प्रतीक यादव में ना हो, लेकिन उनके पास में ये महत्वाकांक्षा, तो उन्होंने अवसर देखा। और बीजेपी को उस समय जिस तरीके से आपने देखा होगा, शिवपाल यादव जी को कई बार अपनी तरफ ढुलकाने की कोशिश की गई, उनको भी कई तरह के ऑफर ऐसा लगा दिए गए या कई बार उन पे तंज कसे गए, किस तरीके से तुम्हारा भतीजा क्या करता है। वो नहीं गए, वो अलग बात है, क्योंकि मुलायम सिंह के साथ जिस तरह का उन्होंने संघर्ष किया, हालांकि पार्टी अलग बनाई उन्होंने, लेकिन उसके बाद वो उनकी एक आइडियोलॉजी थी, वो उससे जुड़े रहे। और उसके बाद में वापस समाजवादी पार्टी में आकर के उन्होंने समर्थन किया है, पिछले चुनाव तक भी आपने देखा किस तरीके से। लेकिन अपर्णा यादव का भी झुकाव उस तरह का नहीं रहा, उन्होंने रास्ता देखा और बीजेपी ने वहां पर अपना मौका देखा। उनको दोनों के भिन्न भिन्न सिचुएशन थी, परिवार में छेद करने की स्थिति थी, अखिलेश यादव को मोरली चोट देने की स्थिति थी, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें बीजेपी के पास भी थी। अपर्णा यादव, उसके बाद निश्चित तौर पे ये दूरी बनना और अपर्णा यादव से अखिलेश यादव यानी कि जो बाकी यादव परिवार है उनकी तलखी बिल्कुल जरूरी है। और मुझे अंत में मुझे ये कहने में, मैं कई बार ये चीजें कहता हूं और मैं मानता हूं कि कोई बात अभी मैं ये आप लोगों ने आपने भी कहा कि ये जो मल्होत्रा जी हैं, इनका जो बयान है वो समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल बयान नहीं है और ना ही आप ये कह सकते हो कि अखिलेश यादव ने दिया है। लेकिन जिस तरह की घनिष्ठता उनकी समाजवादी में है और शुरू से आज तक जो उनका कद है, मैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय में कई बार गया हूं और मैंने उनसे मिला भी हूं, मल्होत्रा जी से, और उनको देखा है, उनका एक विशेष कद है। और कई बार राजनीति में कैसे की जाती है, अगर कोई संदेश भेजा जाता है तो जरूरी नहीं है अभी खुश दो, पहले एक कहते ना जैसे रासायन में एक बूंद टेस्टिंग से पूरा माहौल देखा जाता है। और ये राजनीति, मुझे ऐसा लगता है अभी जो बात की जा रही है और जो हत्या की बात, जबकि हमारे डॉक्टर साहब ने जो बताया, कानूनी पेचीदगी भी यहां समझना जरूरी है। जो अभी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, अगर वही सिद्ध होती है उससे बिसरा रिपोर्ट से, तो ये कहीं स्टैंड नहीं करेगा कोई भी आरोप। लेकिन इस आरोप को देखिए राजनीतिक रूप में ये भी लगाया जाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो है फेक है, ये भी लगाया जा सकता आरोप। जैसे हम लोगों ने सवाल पूछा, डॉक्टर ये नहीं मानेंगे ना, अभी किसी को कहा जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है अगर ये चीज आगे बढ़ती है तो ये अपर्णा यादव को घेरने की तरफ समाजवादी पार्टी या फिर यादव परिवार का पहला अभी टेस्टिंग कदम है। और अगर इसमें कुछ दम निकल के आता है तो अपर्णा यादव के लिए बड़ा कदम होगा। इसमें मैं ये नहीं कहता सिर्फ पॉलिटिकल भी है। अपर्णा यादव प्रदीप यादव तो प्रतीक यादव से भी तलाक नहीं हुआ था, तमाम प्रॉपर्टी, तमाम चीजों, तमाम गोद लेने उनके बाद वो तमाम चीजों के हिस्सेदार हैं। और उसकी एक मिनट सुन लीजिएगा, और उसका हक और हुकूक किसके पास है? वो अगली उसकी उत्तराधिकारी अपर्णा यादव, उनकी बेटियां हैं। तो अभी सवाल यह है कि वो एक पॉइंट आएगा और ये चीज आती है, इसमें आगे मुझे लगता है ये झगड़ा आगे बढ़ेगा। और अगर इसके बाद में बयान के बाद कुछ ऐसा निकलता है तो देखना समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के बयान भी आएंगे, ऐसा मेरा अपने राजनीतिक अनुभव से आंकलन है। बिल्कुल, दिव्यांश के पास चलते हैं आखिरी टिप्पणी लेने के लिए। दिव्यांश, आपको क्या लगता है, अगर मैं इस बातचीत के आखिरी में आपसे पूछना चाहूं? मैं इतना कह दूं, ये मेरे निजी विचार भी हैं, मेरे निजी अनुभव है। बिल्कुल, मैं नहीं कहता ऐसा होगा। ये मैं राजनीति का समझ लिए छात्र हूं, राजनीतिक विज्ञान का ऐसे मान लीजिए, जो भी मैंने प्रैक्टिकल देखा उससे मुझे लगता है कि राजनीतिक दल और बड़े बड़े नेता धीरे धीरे इस तरह का भी करते हैं। बिल्कुल, दिव्यांश, एक आखिरी टिप्पणी आपकी इस बातचीत में। आवाज नहीं आ रही दिव्यांश। सारी बातों का अगर समावेश किया जाए तो एक ही इस पे बात एकदम क्लियर ये कही जा सकती है कि
अखिलेश यादव ने अपना भाई खोया है, डिम्पल ने अपना जो है देवर खोया है, और अपर्णा यादव ने अपना पति खोया है। तो अभी इसमें हम इसको राजनीतिक सियासती मोड़ ना देखकर हम इसमें शोक संवेदना व्यक्त करें, और साथ ही साथ हम मेडिकल रिपोर्ट जो विसर रिपोर्ट है उस पर फोकस करें। वो जब आ जाए उसके बाद हम इसको जो है पॉइंट आउट करें। अभी हमको इस पे कुछ भी नहीं जो है पॉइंट आउट करना चाहिए। हाँ, जो सियासी गलियारों में जो चर्चाएं चल रही हैं, रविदास मल्होत्रा का जो आरोप है, जो उन्होंने जांच की मांग की है, रविदास मल्होत्रा का जो कद है, जो शिवेंद्र सर ने जो बताया कि उनका जो कद है और जो उनका बयान है वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है, बात एकदम क्लियर सही बात है। लेकिन पूरी जो हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री प्रतीक यादव की अगर आप देखेंगे तो वो पूरी तरीके से कह नहीं सकते कि वो पूरी तरह से फिट थे। इसके पहले भी कई बार उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम के चक्कर में जो है अस्पताल में एडमिट होना पड़ा है। एक बार तो अखिलेश यादव भी उनको देखने गए थे। हाँ, लेकिन अखिलेश यादव का उनके घर पे नहीं जाना, ये पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि नहीं देना, और बाकी गए थे दिव्यांश, उसकी तस्वीरें आ चुकी हैं, वो गए थे, डिम्पल यादव भी गई थी, शिवपाल भी वहां दिखे थे। जी, अच्छा, गए थे, लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो हम इसको अभी इस पे कोई भी टिप्पणी हमें नहीं करना चाहिए कि पारिवारिक कलेश ही उनकी मौत की वजह थी या किसी तरह का कोई पॉइजन या कुछ दिया गया है, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है। बिल्कुल दिव्यांश, आपका बहुत शुक्रिया वन इंडिया के साथ जुड़े आप। पंकज जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने इस चर्चा में भाग लिया और अपनी ओर से बातें साझा की कि लखनऊ में इस वक्त चल क्या रहा है, अंतिम संस्कार की तैयारियां कैसी चल रही हैं। शिवेंद्र जी, आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आप वन इंडिया के साथ जुड़े और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। तो फिलहाल तक की अपडेट ये है कि प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है, कार्डियक अरेस्ट से मौत की बात कही जा रही है, शरीर पर 6 चोट के निशान मिले हैं। हालांकि विसरा रिपोर्ट का सबको इंतजार है, मौत की वजह असली क्या है और चीजें विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी। फिलहाल सैफ-ई यादव परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। अखिलेश यादव को अपना छोटा भाई गंवाया है उन्होंने, उनकी मौत हुई है। तो अभी राजनीतिक एंगल पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए, ऐसा हमारे साथी दिव्यांश का कहना है, जो बात सही भी है। लेकिन राजनीति है, राजनीति तो हर जगह होगी क्योंकि राजनीतिक परिवार से जुड़े रहे हैं। शुरू देखिए, हम ना करना चाहें, ठीक है ना, वो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह से बिल्कुल मल्होत्रा जी ने कहा है तो वो हमने तो नहीं कहा है, वो समाजवादी पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर ने कहा है और वो बहुत अखिलेश यादव के करीबी हैं। हम बतौर पत्रकार उसके मायने ना निकालें तो मूक दर्शक बन जाएं, बिल्कुल चुप हो जाएं, ये भी तो सच नहीं है। हमें उसके मायने निकालना चाहिए और समझना चाहिए उनका ये बयान उनका निजी बयान है या एक तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से ये टेस्टिंग के लिए छोड़ा गया एक पॉइंट है। बिल्कुल, तो अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी देश दुनिया की तमाम और खबरों को जान। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.